और न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है, हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की खबर सामने आई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बातचीत की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की, क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में आपदा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। धराली, थराली, उत्तरकाशी के अलग अलग गांव और फिर चमोली और फिर एक बार फिर से देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई और खुद उत्तराखंड के सीएम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बातचीत की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर या तो बादल फट रहा है या तो बाढ़ बारिश की वजह से हाल बेहाल है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो कुदरत का कहर है वो लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार देखिए, चाहे थराली की बात करें, धराली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। और वही देखिएगा कि देर रात राजधानी देहरादून का जो सहस्त्रधारा है वहाँ पर भी बादल फटा है और बादल फटने से काफ़ी तबाही वहाँ पर भी देखने को मिली है, क्योंकि सहस्त्रधारा एक पर्यटक स्थल है और लगातार जो पर्यटकों का जमावड़ा है वो सहस्त्रधारा में जमता है और लगातार जो पर्यटक हैं वो सहस्त्रधारा में लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन आज देखिएगा कि मंजर ये है कि जो नदी नाले हैं वो बड़े उफान पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से जो पूरा रोड है वो यहाँ से टूट चुका है, यानी कि पूरा संपर्क सहस्त्रधारा से राजधानी देहरादून का टूट चुका है। और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पूरी नदी है वो पूरी उफान पर है और किस तरीके से जो है लोगों को कहीं ना कहीं खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए कि जो पर्यटक स्थल है सहस्त्रधारा, कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। लेकिन गनीमत ये रही कि दिन के समय में ये हादसा नहीं हुआ है। यदि दिन के समय में ये हादसा हुआ होता तो लाजमी है कि कई लोगों की जान भी जा सकती थी और काफ़ी नुकसान कहीं ना कहीं उत्तराखंड को उठाना पड़ सकता था। और वहीं देखिएगा कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि जो इस समय आप मंजर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो बाढ़ का मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बादल फटा है उसका पूरा पानी सड़कों के बीच से होकर गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरा रोड यहाँ पर टूट चुका है और रोड टूटने से कहीं ना कहीं संपर्क सीधा सहस्त्रधारा से टूट चुका है। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो संपर्क टूटने से पहले ही कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और इसके साथ ही अमित शाह गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और हर संभव मदद देने की कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक विश्वास दिलाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि हर संभव मदद उनकी यहाँ पर की जाएगी। जी धनराज, एक और लग रहा था जिस तरह से चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई थी कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अब मौसम जो है वो साफ हो रहा है और इस तरह की तस्वीरें नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से कल देर रात को बादल फटा और जो तस्वीर आपने हमें दिखाई कि पूरा का पूरा जो रोड है वो वॉश आउट हो गया है, फिलहाल किस तरह से वहां पर प्रशासन जुटा हुआ है और पानी की निकासी की अगर बात करें, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि जब भी बादल फटता है तो भारी मात्रा में मलबा भी पानी के साथ नीचे आता है और कई दुकानें और मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिलहाल अगर सहस्त्रधारा की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए जुट गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सहस्त्रधारा के अंदर बादल फटा और बादल फटने के बाद जो तबाही देखने को मिली है उसके बाद से लगातार जो प्रशासन है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम टीमों की बात करें, एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ टीम की बात करें या आपदा प्रबंधन की बात करें, तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। लेकिन आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह का मंजर यहाँ पर बना हुआ है कि जो पूरा पानी है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफान मार रहा है और पूरा रोड
रोड का संपर्क यहाँ से टूटा है। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू की गई थी तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के लिए राहत की बात होगी कि अब मौसम शायद ना बिगड़े, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई और आज भी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, देहरादून सहित कई जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो प्रशासन है वो पहले से ही अलर्ट मोड पर था। और जिस तरह का मंजर यहाँ पर हुआ नजर आ रही है और लगातार जो बचाव कार्य है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री बिल्कुल धनराज, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है देहरादून की वो चिंताजनक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भी पानी घुस गया है, कई दुकानें भी बह गई है और जो भी इस पानी के बहाव के बीच में आ रहा है वो आगे की ओर बहता हुआ चला जा रहा है। तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है पानी का सैलाब आप देख सकते हैं। लगातार धनराज भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। धनराज, जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर भी, एक तरफ ये बादल फटा, दूसरी तरफ बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि दोहरी मार देहरादून में देखने को मिल रही है मौसम की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम की दोहरी मार उत्तराखंड पर पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि जो मंजर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का मंजर यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी जो सड़क है सेंसधारा की वो कहीं ना कहीं नदी में तब्दील हो गई है और पूरा पानी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में भी कि किस तरीके से बह रहा है। क्योंकि इस समय हम जीरो ग्राउंड पर हैं और जीरो ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बादल फटा है, बादल फटने के बाद पूरा जो पानी है वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरा मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की तरफ से समय समय पर कहीं ना कहीं जो नदी किनारे लोग बसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जहाँ पर रोड टूटा है वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन को लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ से आगे ना जाए और किसी को कोई खतरा ना हो, क्योंकि तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है और लगातार लोगों को रोकने का काम भी किया गया है। वहीं बैरिकेडिंग लगाकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि आगे वो लोग आगे ना जाएं और किसी तरह की घटना यहाँ पर ना घटे। जी बिल्कुल धनराज, और जिस तरह से ये पूरी की पूरी सड़क वॉश आउट हुई है, जहां पर बादल फटा था, जिस जगह पर पर्टिकुलर पॉइंट पर बादल फटा था वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पर बादल फटा है वहाँ पर जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी 2 से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी लगभग 40 से 50 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे जिनको निकालने का काम लगातार रेस्क्यू टीमों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाल भी लिया गया है, लेकिन अन्य जो लोग फंसे हैं उनको भी निकालने का लगातार अभियान वहाँ पर जारी है। और रेस्क्यू अभियान के तहत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तुरंत निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि अभी भी मौसम इस तरह का बना हुआ है कि कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी इस तरह की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये इससे भी भयानक हो सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको समय रहते कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। किस तरह से रेस्क्यू वहां पर हो रहा है, क्योंकि देखिए सड़क आपने दिखाया वॉश आउट हो गई है, नदियां उफान पर है, तो क्या हवाई मार्ग से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके फिर लोगों को कहां ले जाया जा रहा है? सिर्फ 40-50 लोग ही है धनराज, आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है कि कितने लोग वहां पर फंसे हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो शुरुआती दौर में आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 40-50 लोगों का निकलकर सामने आया है। और यदि रेस्क्यू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू के लिए तमाम तरह की जो टीमें हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई मार्ग से भी कहीं ना कहीं उनको बाहर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही जो वैकल्पिक मार्ग हैं जो कि पूरे पहाड़ से पीछे से होकर गुजरते हैं उन रास्तों से निकालने की कोशिश उनको
की जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह का मंजर यहाँ पर दिख रहा है तो ये मंजर यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये मंजर और भी अधिक बढ़ सकता है। तो इस मंजर से संभलने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उसके लिए तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी वहाँ पर कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान है उसको सफल बनाया जाए और जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। जी बिल्कुल। धनराज, जिस और ये पानी जा रहा है बहकर, वहां पे भी क्या लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है? क्योंकि पानी का जो स्पीड है, पानी जिस तरह से बह रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं चिंता जरूर लोगों की बढ़ रही होगी और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया होगा। और जिस तरह से बारिश की भी लगातार हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरफ से ये पानी जा रहा है, जिस और ये पानी जा रहा है, वहां पर किस तरह से तैयारी है कि वहां पर भी लोगों को जो है अपने घरों को छोड़ने के लिए और सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए कह दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बादल फटा है और इसका जो पानी है वो लाजमी है कि मैदानी क्षेत्रों में वो असर डालता हुआ नजर आएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, जिस तरीके से लक्सर हो गया, हरिद्वार हो गया या फिर इधर आपका डोईवाला हो गया, तो इन पर असर जरूर पड़ेगा। और इसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अपील भी की है कि ऐसे समय पर वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। और जो नदी किनारे बसे गाँव हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है और उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अनाउंसमेंट भी करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोगों को आगाह कर रहा है कि ऐसे समय पर वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, क्योंकि यदि वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। और उस दुर्घटना से बचने के लिए कहीं ना कहीं तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रशासन लगातार कार्य भी करता हुआ नजर आ रहा है। धनराज जी, तो देहरादून की और उसके आसपास के इलाकों की बात हो गई, जहां पर देहरादून में बादल सहस्त्रधारा में फटा है। लेकिन अगर उत्तराखंड को हम पूरी तरह से देखें, पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए, तो किस तरह से अब स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए, सितंबर का महीना है, 1-2 महीने के बाद ठंड का मौसम आ जाता है, बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और नदियां लगातार उफान पर है प्रदेश भर में। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं उत्तराखंड की संपूर्ण उत्तराखंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील इलाका उत्तराखंड है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के मामले लगातार देखे जाते हैं। और खासकर आप देखिएगा कि पिछले 10 सालों के अंदर यदि देखा जाए, रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक हुई है अन्य राज्यों की अपेक्षा। और आप देखिएगा कि लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यानी विकास के नाम पर कहीं ना कहीं जो पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण है कि जो नदियों से खनन हो रहा है, क्योंकि खनन को लेकर भी कई बार आवाज उठ चुकी है। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय के सांसद जो हरिद्वार से हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी खनन को लेकर आवाज उठाई थी। संसद में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर खनन हो रहा है और लाजमी वो दिखता है कि कहीं ना कहीं खनन के कारण भी कहीं ना कहीं जो नदियां खोखली हो रही हैं उसकी वजह से भी इस तरह के जो बादल फटने के मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और यदि देखा जाए कि क्योंकि अभी देखिएगा कि मानसून इस समय कहीं ना कहीं अपने जाने के समय पर रहता है, यानी कि मानसून वापस लौट जाता है, लेकिन अभी तक मानसून वापस नहीं लौटा है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 18 तारीख तक कहीं ना कहीं इसी तरह का मंजर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश लगातार बनी हुई है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 18 तारीख तक तमाम जो प्रशासन है, टीमें हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिएगा कि उत्तराखंड की यदि मैं 4 धाम यात्रा के रास्तों की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं इस समय अवरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बारिश उत्तराखंड के अंदर हुई है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की टीम हो, बीआरओ की टीम हो, तमाम टीमें कहीं ना कहीं उनको रास्तों को खोलने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन धनराज, अगर इस तरह से बार बार सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो उस दौरान फिर 4 धाम यात्रा को क्यों खोल दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि श्रद्धालुओं से यह भी दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप मौसम देखकर आए।
जी, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा है कि एक और तो मौसम ख़राब है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, 18 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है और उसके बावजूद भी जो है चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है। लेकिन देखिएगा कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का मानना है कि जो आपदाएँ हैं वो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, ये बताकर नहीं आती हैं और साफ तौर पर अपील भी लोगों से की जा रही है, यात्रियों से अपील की जा रही है कि जब भी वो उत्तराखंड का रुख करें तो पहले मौसम की जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हो या फिर अन्य पर्यटक स्थल हो वहाँ पर आने का रुख करें। और लगातार देखा भी जाता है कि प्रशासन भी लगातार अपने स्तर से कहीं ना कहीं अपील करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि चारधाम यात्रा को शुरू किया गया था, लेकिन एक शर्त ये भी रखी गई थी कि यदि जिलाधिकारियों को लगता है कि उनके क्षेत्र में मौसम खराब है तो वो चारधाम यात्रा को रोक सकते हैं और यात्रियों को जहाँ चाहें वो रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो अपने स्तर से इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा कि जल्द ही माना जा रहा है कि जैसे ही मानसून खत्म होगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक राहत भरी खबर जरूर निकल कर सामने आएगी। धनराज, अगर चारधाम यात्रा की बात कर रहे हैं हम, तो फिर ये भी जरूरी हो जाता है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा की भी बात की जाए। किस तरह से वहां पर फिलहाल लोगों के लिए जरूरत की चीजें और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे सड़क मार्ग को खोला गया है? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी कि कभी कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, बड़े पत्थर गिर रहे हैं, यमुनोत्री मार्ग कितनी बार बाधित हुआ है, उसके बाद फिर इस तरह से चारधाम यात्रा को जब सुचारू कर दिया गया है, खोल दिया गया है, तो किस तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है और वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कितनी कैसी टीमें तैनात कर दी गई है? जी, बिल्कुल देखिए चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद कहते हैं कि उनकी सुरक्षा कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार के हाथ में है और लगातार उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और आप देखते होंगे कि चारधाम यात्रा पर तमाम तरह की जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या आईटीबीपी की टीम हो, तमाम टीमों को लगाया भी जाता है ताकि यात्री सुरक्षित रहें। लेकिन एक शर्त ये भी रहती है कि जहाँ पर इस तरह का मौसम बनता है तो उस मौसम के अनुसार कहीं ना कहीं यात्रा को रोका भी जाता है और जो यात्री जहाँ पर होते हैं उनको वहीं पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाती है। तमाम यात्रियों को सुरक्षित रखना कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की बन जाती है और लगातार देखा भी जाता है कि जो तमाम टीमें इन रास्तों पर लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनसे अपील भी करते हैं कि जब मौसम खराब हो तो वो जहाँ पर हैं वहीं पर रुकें और इसके साथ ही जो तमाम टीमें हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मदद भी करती हैं। तो कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चलाई जाती है, लेकिन जिस तरीके का मौसम इस समय बना हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा करना खतरे से खाली नहीं होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको भी समझना होगा और आम जनता को भी समझना होगा कि जब भी ऐसे मौसम में वो उत्तराखंड का रुख करें तो पहले मौसम की जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद ही उत्तराखंड का रुख करें। धनराज, चूंकि बीच में पर्यटन कम हो गए थे, लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, तो वहां पर मौजूद जो छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानें लगाते हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ होगा। वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जब चारधाम यात्रा शुरू हो तो फिर उनका भी कामकाज जो है वो शुरू हो पाए? क्योंकि प्राकृतिक आपदा में लोगों के घरों को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन साथ में ऐसे व्यापारी और दुकानदारों को भी काफी नुकसान हुआ है। जी, बिल्कुल देखिए जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आई हैं, चाहे हम थराली की बात करें, धराली की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनको भी नुकसान जरूर उठाना पड़ा है क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक नगरी है और पर्यटकों पर ही कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की जो जीविका है वो निर्भर करती है। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से इस बार बादल फटे हैं, बादल फटने के बाद जो मंजर तबाही यहाँ पर देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं लोग डरे हुए जरूर हैं और उत्तराखंड आने से कहीं के डर रहे हैं। लेकिन देखिए वो लोग भी चाहते हैं कि चारधाम यात्रा जरूर चले, लेकिन जिस तरह की देखा जाए कि जो सुरक्षा है, लोगों की जान है, वो सबसे पहले है। प्राथमिकता सबसे पहले यही होगी कि लोगों की जान बचाई जा सके और लगातार देखा भी जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से भी यही प्राथमिकता रहती है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, यानी किसी की जान न जाए। और जो माल के नुकसान की आकलन की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसके बाद यानी कि जब मौसम साफ होगा और थोड़ा राहत उत्तराखंड को
को मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका आकलन भी जरूर किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि थराली हो धराली हो, जब वहाँ पर आपदा आई तो उसके बाद उसका आकलन भी किया गया है और केंद्र से भी काफ़ी मदद उत्तराखंड को मिली, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए की जो केंद्र की तरफ से मदद दी गई है वो भी उत्तराखंड के लिए एक सहायक साबित हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर कहा है जो रेस्क्यू टीमें हैं, यदि उनको रेस्क्यू चलाने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी तकनीकी मशीन की जरूरत है या किसी आधुनिक मशीन की जरूरत है तो वो तुरंत बताएं और उनको तुरंत ही वो मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी और तमाम जो मशीनरी है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। यानी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यात्री सुरक्षित रहने चाहिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल धनराज, जिस तरह से मुस्तैदी के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम कर रही है, सरकार प्रशासन कोऑर्डिनेट करके लगातार लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और वो कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि देखिए जिस तरह से ये आपदा आई है तो विस्थापन की मांग भी लगातार उठ रही है और लोगों को विस्थापित भी करना है। सबसे ज्यादा अगर थराली की बात की जाए तो नुकसान वहीं पर देखा गया है और अभी एक बार फिर से देहरादून की जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली, क्योंकि लोगों की दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आपने धराली की तस्वीरें देखी होंगी, थराली की तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह का मंजर वहाँ पर देखने को मिला था और किस तरह की जो कहा जाए कि नुकसान यानी कि जान माल का नुकसान वहाँ पर हुआ था। और इसी तरह का मंजर आज राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो दुकानें हैं वो बह गई हैं और जो रेस्टोरेंट है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो जीविका है उस पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि सरकार लगातार कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी है, क्योंकि सरकार हर संभव मदद उन पीड़ित लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, चाहे धराली के हों, क्योंकि विस्थापित की आपने बात की है तो विस्थापित करने की प्लान भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। और उन जो धराली और थराली में आपदा प्रभावित लोग थे उनको यानी कि कहा जा सकता है कि 5-5 लाख रुपए की राहत भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन वही देखिएगा कि इस 5 लाख की राहत से उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये सिर्फ एक कहा जा सकता है कि एक सहयोग उनको दिया जाता है सरकार की तरफ से। और लगातार कहीं ना कहीं वो लोग संतुष्ट भी नजर आते हैं, क्योंकि उनको जो सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता है और उनका सिर्फ कहा जा सकता है कि जो सहयोग उनको मिलता है उसी से कहीं ना कहीं उनके आगे की जो जीवन रेखा है वो तय करती है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जो सहस्त्रधारा में बादल फटा है, अब यहाँ पर भी जो तबाही आपने देखी है कि तमाम तरह की जो तबाही हुई है, चाहे वो दुकानों का नुकसान हो, होटलों का नुकसान हो, रेस्टोरेंट का नुकसान हो, तमाम जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग आहत जरूर हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि सहायता देने की बात लगातार वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हर संभव मदद करने की बात भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बिल्कुल, हम लोग प्राकृतिक आपदा पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके रूट कॉज पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह साल दर साल बन रही है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर इस तरह की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। 2013 के बाद 2025 में जो अभी फिलहाल स्थिति है वो बेहद खतरनाक नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यही वजह है कि ये सब चीजें प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर जो आपदाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, यदि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो बादल फटने के मामले हैं वो सबसे अधिक उत्तराखंड के अंदर है। क्योंकि वो 2013 का मंजर भी सबने देखा है केदारनाथ का, कि किस तरह की तबाही उस समय पर देखने को मिली थी, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और अब देखिएगा कि 2025 का जो मंजर है वो भी कहीं ना कहीं उसको 2013 की आपदा को याद दिलाता है कि किस तरह का मंजर वो था और आज भी कहीं ना कहीं उसी तरह का मंजर उत्तराखंड
उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर जिस तरीके से बादल फट रहा है उससे काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन वही देखिएगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ये कारण माना जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों का जो मानना है वो साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है उसके कारण कहीं ना कहीं इस तरह की आपदाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो विकास कार्य को लेकर कहें, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के जो रोड बनाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पहाड़ों को भी काटा गया है और पहाड़ खोखले हो रहे हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं पहाड़ जब खोखले नीचे से हो जाएंगे, यानी कि जमीन उनकी जो कहा जाए कि जो उनकी नींव होती है वो ही हट जाएगी, तो लाजमी है कि वो पहाड़ नीचे तो आएंगे ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण माना जा रहा है। उसके साथ ही जो पेड़ों का कटना है विकास कार्यों के चलते, क्योंकि आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो पेड़ कटे हैं उसका भी यही कारण माना जा रहा है। और जो पर्यावरणविद हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को कई बार उठा चुके हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसके कारण जो तबाही है वो देखने को बिल्कुल, ये मिल इस रही है। बात को साबित करती है कि अगर आप प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करेंगे तो फिर प्रकृति इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, एक्शन का रिएक्शन इस तरह से प्रकृति खुद देगी। तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धारा जी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।